हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक बात चर्चा करेंगे आपके साथ में। इधर पिछले कुछ दिनों से बहुत से फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते हैं और उसमें एक क्वेश्चन होता है कि सर ये जो 162 रुपये दे करके चैनल को ज्वाइन करना है, इससे क्या मिलेगा। तो दो तीन बातें आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके बाद में क्लास स्टार्ट होगी। पहली चीज़ तो ये है कि यदि आप 162 रुपये दे करके चैनल को ज्वाइन करते हैं तो कोई भी अतिरिक्त कक्षाएं या अतिरिक्त स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। जो फ्री क्लासेस चल रही हैं वही फ्री क्लासेस मिलेंगी। तो ज्वाइन क्यों करना है? यदि आप सक्षम हैं और आपको लगता है कि इस वीडियो सीरीज से, इस चैनल से आपको कुछ लाभ प्राप्त होता है और 162 रुपये आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, तो आप स्वेच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं और 162 रुपये भुगतान कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो इस चैनल को आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिससे कि चैनल भविष्य में इसी तरीके से सुचारू रूप से चलता रहेगा और आपको फ्री क्लासेस मिलती रहेंगी। दूसरी चीज़ ये हम कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो 162 रुपये देने में सक्षम हैं। धन्यवाद। तो देखिए आज की क्लास का टॉपिक क्या है। यहाँ पर स्क्रीन पे जो मैंने लिखा हुआ है, आज का टॉपिक है भारत का संविधान संघात्मक है, एकात्मक है या अर्ध संघात्मक है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर क्या है, फेडरल, यूनिटरी या फिर क्वासाई फेडरल है। देखिए पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके साथ में कि संविधान के दो प्रकारों पर हमने बात की थी। एक यूनिटरी यानी एकात्मक संविधान और दूसरा हमने फेडरल यानी संघीय संविधान पर बात की थी। और वहीं पर हमने आपको संकेत भी दे दिया था कि भारत के संविधान का स्वरूप क्या होगा। लेकिन आपको इसको डिटेल में समझना है और हम आर्टिकल्स वगैरह कमेंट करके बच्चे पूछ रहे हैं कि सर चैप्टर वाइज कब पढ़ाएंगे। तो देखिए पूरी पॉलिटी में पढ़ाऊँगा, चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, जैसे कि दिया हुआ होता है कि पुस्तकों में एक एक आर्टिकल मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पुस्तकों की जो लेखन शैली होती है उसके आधार पे परीक्षाएं नहीं ही होती हैं, क्योंकि परीक्षक आपकी गहन समझ को जांचना चाहता है और सिर्फ आर्टिकल या भाग, अनुच्छेद, सूचियां रट लेने से एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। तो चीज़ों को बेहतर ढंग से समझते हुए चलें और मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा आपको। पूरा संविधान सभा, संविधान निर्माण जैसा कि आप लोग पूछ रहे हैं तो सब कुछ मैं करवाऊँगा, लेकिन एक सीरीज है, एक तरीका है, उसी तरीके से चलेगा ताकि चीज़ें आप समझ सकें। तो देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर मैंने दो नमूना लिखे हुए हैं प्रश्नों के। देखिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, आ सकते हैं। एक देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, कौन सा कथन असत्य है। अगर इसको आप सॉल्व कर सकें तो उसका जवाब भी दीजिएगा कमेंट करके। पहला कथन है, भारत में राज्यपाल का पद राज्यों को शक्तिशाली बनाता है। यानी कि जो गवर्नर पोस्ट होती है स्टेट में, वो स्टेट की गवर्नमेंट को पावरफुल बनाती है। दूसरा है, भारत की संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम कनाडाई मॉडल पे आधारित है। भारत में एकल नागरिकता संघात्मक लक्षण नहीं है, यानी फेडरल सिस्टम का पार्ट नहीं है। आपातकाल प्रावधान, जो इमरजेंसी, हमारे देश में इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं, केंद्र को मजबूत करते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, वो आपको बताना है। अगर पिछली क्लास को आपने सुचारू तरीके से पढ़ लिया है और आज की इस क्लास को विधिवत अगर आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा और लास्ट में इसका आप जवाब ज़रूर दीजिएगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। अब इधर देखिए कुछ हमने दो प्रश्न मेंस से उठाए हैं जो मेंस में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लिखने की कोशिश करिएगा। इसके पहले की जो क्लास है जिसमें हमने फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन किया है, वो पूरी क्लास अगर आप देखेंगे और आज की क्लास जब आप देख लेंगे तो दोनों क्लासों को मिला करके ये क्वेश्चन आप विधिवत सॉल्व कर ले जाएंगे। ये सिविल सर्विसेज के लेवल के क्वेश्चन हैं। देखिए, वास्तविक संघ के मूलभूत तत्व क्या हैं? भारतीय संघ के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहले में वो पूछ रहा है कि वास्तविक संघ के मूलभूत लक्षण क्या हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो फेडरल सिस्टम पढ़ाया है वही मूलभूत लक्षण है, यानी कि यहाँ पर भारत से मतलब नहीं है,
जो फेडरल सिस्टम के लक्षण होते हैं उनकी बात करनी है आपको। सेकंड पार्ट में वो भारतीय संघ के स्वरूप का विश्लेषण आपसे करवाना चाह रहा है। तो मिक्सअप रहेगा ये दोनों का उत्तर। जब आप संघ के मूलभूत सिद्धांत बताते चलेंगे तो उसी में भारत में क्या स्पेशल है, भारत में क्या अलग है या वैसा ही है, साथ में ही आप बताते हुए चलेंगे। क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। निचले वाले पार्ट पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो प्रकृति है, नेचर है, चेंज किया गया है। यद्यपि संघीय संविधान हमारे संविधान का प्रबल आधार है, फिर भी भारतीय संविधान केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। चर्चा कीजिए। चर्चा करनी है, यानी दोनों बातों पर आपको जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो देनी है। देखिए इसमें दो पार्ट में ये भी है, दो चीज़ें आपसे जानना चाह रहा है। एक तो कह रहा है कि भारत का संविधान जो है वो संघीय संविधान है, यानी कि आपको ये पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि भारत के संविधान में संघीय जो लक्षण होते हैं वो प्रबल रूप से हैं, यानी वही आधार हैं। दूसरी चीज़ आपको उसी को काटना है, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है, यानी कि एकात्मक के लक्षण जो हैं वो आ जाएंगे। तो नीचे वाले पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में, और ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे अगर क्लास को आपने विधिवत समझ लिया है। तो इन दोनों के इसका उत्तर आप कमेंट करके दीजिएगा और इसको स्वयं से जो है लिखने की कोशिश करिएगा जब भी आपके पास समय हो। तो चलिए डिस्कस शुरू करते हैं आज की इस क्लास पे डिस्कशन। पिछली क्लास में हमने आपको दो प्रकार की संविधान प्रणालियों पर चर्चा की थी, जिसमें एक था संघात्मक। हमने आपसे बताया था कि संघात्मक संविधान जो है वो आप विधिवत पढ़िएगा, क्योंकि भारत उसी से रिलेटेड है, और एकात्मक भी भारत में लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए दोनों को हमने आपको समझा दिया था लास्ट क्लास में। अब देखिए टॉपिक है, हमको यहाँ पर ये देखना है, तीन चार चीज़ें हैं जो क्लास में डिस्कस का विषय रहेंगी। डिस्कशन किस चीज़ पे करेंगे? भारत का संविधान इन तीन में से क्या है? संघात्मक है, एकात्मक है, या कुछ जो संविधानों के विशेषज्ञ लोग हैं वो इसके लिए अर्ध संघात्मक शब्द प्रयोग करते हैं, क्वासी फेडरल। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि इनमें से आखिर हमारा संविधान कहाँ फिट बैठता है। दूसरी चीज़ हम ये बात करेंगे कि वो कौन कौन से चीज़ें हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा ना कि अगर भारत का संविधान है तो प्रूफ कीजिए, तो आपको संविधान में से वो चीज़ें निकाल के रखनी पड़ेंगी जो ये सिद्ध करे कि भारत का संविधान जो है वो फेडरल है। अगर वो ये प्रूफ कर देने को कहता है कि भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसा भी प्रश्न में आपको बताया था कि केंद्र की तरफ झुका हुआ है, यानी केंद्र को शक्तिशाली बनाता है, यानी एकात्मक गुण है, तो आपको संविधान में से वो सारी चीज़ें निकाल करके एक जगह लानी है जिनमें ये साबित हो जाता हो कि भारत में एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुकाव है। और अगर दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं निकल के आ रही हैं तो आप उसे क्वासी फेडरल यानी अर्धसंघात्मक कह सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये किसी एक विचारक का विचार है कि भारत के संविधान को उन्होंने अर्धसंघात्मक कहा है। हालांकि भारत की जो न्यायपालिका है उसने भी एक निर्णय दिया है, और निर्णय में उन्होंने क्या कहा है भारतीय संविधान के विषय में, या भारत के जो निर्माता हैं संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने भारतीय संविधान के विषय में क्या क्या कहा है, वो सब हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं तीन बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि जब भारत का संविधान बना उस समय जो परिस्थितियां थीं, वैसे में हमारी संविधान सभा के सामने क्या क्या ऑप्शन रहे थे। तो देखिए जब भारत का संविधान बना तो एक तो उनके सामने परिसंघ का भी एक ऑप्शन था, इसको भी समझ लीजिए। इसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। इसको भी थोड़ा सा समझ लें कॉन्फेडरेशन क्या होता है। एक विकल्प उनके सामने ये था कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन में ये होता है कि जैसे कुछ स्टेट हैं, मान लेते हैं कि ये 4 स्टेट हैं, 4 राज्य हैं जो स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इनका एक दूसरे से कोई भी इंटरेक्शन उस तरह का नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। आप इनको 4 छोटे छोटे देश मान लीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए एक फिलीपींस है, एक मलेशिया है, एक इंडोनेशिया है। इस तरह से जो 4 राज्य मान लीजिए आप, 4 हैं, 4 अलग अलग स्वतंत्र राज्य हैं। अगर
ये चाहें कि हम लोग मिल करके एक यूनिटी हो जाए हमारे अंदर और हम एक परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन का निर्माण कर लें, तो कॉन्फेडरेशन इस आधार पे बनेगा कि ये सभी लोग कुछ शक्तियाँ कॉन्फेडरेशन को दे दें यानी परिसंघ को दे दें। मान लेते हैं कि एक बड़ा प्रतिद्वंदी है इनके सामने, एक कोई बड़ा देश है, एग्जाम्पल के लिए चीन आप मान लीजिए कि एक चाइना वहीं पड़ोस में है जो एक बड़ा देश है। तो अगर ये 4 देश मिल करके एक संघ बना लेते हैं ताकि इस देश के साथ हम टक्कर ले सकें, यानी कि हम विदेश नीति के मामले में या रक्षा के मामले में या इनकी मर्जी है किन मामलों में हम इसको मुकाबला कर सकें, प्रतिद्वंदिता कर सकें। तो ये 4 देश मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप का प्रकार ऐसा है कि ये चारों देश स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन जो एक इन्होंने अपने ऊपर एक सरकार का सृजन किया, कॉन्फेडरेशन का सृजन किया, तो उसको कुछ शक्तियाँ इन्होंने दे दी, कुछ शक्तियाँ इन्होंने परिसंघ को दे दी। मान लेते हैं उदाहरण के लिए इन चारों देशों ने अपनी विदेश नीति और अपने रक्षा मामले परिसंघ को दे दिए हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, परिसंघ जो बना है वो इन 4 देशों के द्वारा दी गई शक्तियों से बना है और सिर्फ 2 मुद्दे उसके पास दिए हैं इन्होंने कि हमारे विदेश मामले और हमारा रक्षा मामला आप देखेंगे। बाकी ये परिसंघ इन देशों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा और ये देश आपस में बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपना काम करेंगे जैसे स्वतंत्र देश काम करते हैं। परिसंघ का सिर्फ 2 मामलों पे जो है रहेगा अधिकार, और चूंकि ये देश स्वतंत्र हैं, ये एक एग्रीमेंट के तहत परिसंघ में आए हैं, तो फिर कभी भी ये देश उस परिसंघ से निकल सकते हैं, कभी भी बाहर हो सकते हैं, यानी इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर जापान चाहता है छोड़ के जाना तो परिसंघ को तुरंत छोड़ सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार का परिसंघ अस्तित्व में आया था। आपको इतिहास में अगर आप जानते हो तो अमेरिका के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ। जिस समय अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो वहाँ पर 13 राज्य थे। अमेरिका में 13 कॉलोनी थी, तो कॉलोनी जो है अलग अलग उनको राज्य समझ लीजिए, 13 कॉलोनी थी वहाँ पे, और वो ब्रिटेन के कब्जे में थी, फ्रांस के कुछ कब्जे में थी, कुछ ब्रिटेन के। तो जब ब्रिटेन के कब्जे में से ये लोग मुक्त हो गए पूरी तरीके से, फ्रांस की मदद भी मिली इनको, तो जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो ये जो 13 कॉलोनी है आप उनको ऐसे मान लीजिए 13 कॉलोनी थी। तो इन 13 कॉलोनी ने एक समझौता किया और उन्होंने एक परिसंघ का निर्माण किया, यानी जो है कॉन्फेडरेशन का निर्माण किया। परिसंघ बहुत मजबूत नहीं होता है, परिसंघ बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि यहाँ पर राज्य बहुत शक्तिशाली हैं। आपको हमने बताया कि राज्य जो हैं वो स्वतंत्र हैं और सारी शक्तियाँ राज्यों के पास ही हैं। सिर्फ उन्होंने एक एक शक्ति या 2-2 शक्ति जो है परिसंघ को प्रदान की हैं, और परिसंघ बहुत कमज़ोर है, वो किसी राज्य को अलग जाने से नहीं रोक सकता है। उसके पास कोई भी शक्तियाँ अपनी खुद की नहीं है, जो भी शक्तियाँ हैं वो राज्यों के द्वारा दी गई हैं उसे, कि आप हमारे 2 फैसले लीजिएगा। तो अमेरिका के 13 राज्यों ने पहले परिसंघ का ही निर्माण किया। इन्होंने पहले क्या बनाया, कॉन्फेडरेशन ही बनाया, परिसंघ। लेकिन ये ज़्यादा चल नहीं पाया, क्योंकि आपस में इनके जो है टकराव बढ़ने लगे, वहाँ पे गृह युद्ध की स्थितियाँ बनी। आप अमेरिका की क्रांति पढ़ेंगे, विश्व इतिहास में आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका में क्रांति हुई और अमेरिका में संविधान वगैरह बनना, सब कुछ पढ़ाया जाता है आपको। तो परिसंघ पहले बना, लेकिन परिसंघ चल नहीं पाया ज़्यादा दिनों तक, और ये ख़त्म करना पड़ा उन्हें, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर था। फिर उन्होंने जो है उनका एक आगे फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, जिसमें फिर से नए निर्णय किए गए, और परिसंघ की जगह अब की बार इन्होंने संघ बनाया, यानी अब की बार इन्होंने फेडरल सिस्टम बनाया, फेडरेशन। इस बार इन्होंने संघ बनाया। तो यहाँ से आप देखते हो कि अमेरिका पहली बार जो है फेडरल सिस्टम लाने वाला देश है, यानी जनक है, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि सबसे पुराना संघ अगर है कोई तो वो अमेरिका का है। और एक लिखित संविधान भी इन्होंने बनाया, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जब लिखित संविधान होगा तभी जो है संघ का निर्माण हो सकता है।
तो संघ बना लिखित संविधान भी है अमेरिका का सबसे पुराना। और हमने आपको ये भी बताया था कि संघ बनने के लिए कठोर लिखित संविधान होना चाहिए। तो यहाँ अमेरिका का कठोर लिखित संविधान भी है और सबसे पुराना लिखित संविधान और सबसे पुराना फेडरेशन जो है वो अमेरिका का यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो जब संविधान सभा भारत की हम बात कर रहे थे तो उसके सामने ऑप्शन अगर परिसंघ का है तो परिसंघ का नतीजा वो अमेरिका के इतिहास में देख रहे हैं। यही तो इतिहास पढ़ने का फ़ायदा है कि हम दूसरे की गलतियों से सीख लें। तो उन्होंने पे देखा कि अमेरिका में परिसंघ बनाया गया था और वो किस तरीके से फेल हुआ और उसके बाद उन्होंने संघ बनाया था। तो अब दूसरा विकल्प इनके पास था संघ का, संघ यानी फेडरल सिस्टम और उसको कहेंगे फेडरेशन। संघीय प्रणाली जो है अपनाई जाए। तो अब संघीय प्रणाली में इनके सामने कई ऑप्शन थे। जैसे अमेरिका भी एक ऑप्शन था कि अमेरिका का जो संघ है उसमें क्या हुआ था, 13 राज्यों ने एक समझौता किया और उन्होंने एक संघ का निर्माण किया। अब वहाँ पे 13 राज्य हैं, 13 राज्यों ने संघ का निर्माण किया और उन 13 राज्यों को बहुत ज़्यादा स्वायत्तताएँ प्राप्त हैं यानी स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं। 13 राज्यों की अलग अलग नागरिकताएँ होती हैं और 13 राज्य मिल करके एक संघ बनाते हैं। कुछ अलग टाइप का है अमेरिका का, आप पढ़ोगे। अब संघ पे इनके पास 2 मॉडल थे, एक था अमेरिका और एक था कनाडा। तो इन्होंने कनाडा के मॉडल को प्राथमिकता दी। कनाडा का मॉडल जो है कुछ थोड़ा सा अलग है अमेरिका से। किस बात में अलग है? देखिए, अमेरिका में जो है केंद्र उतना मजबूत नहीं है जितना कि कनाडा में है। कनाडा का जो संघ है उसमें केंद्र बहुत शक्तिशाली बनाया गया है, यानी कि संघ होते हुए भी वहाँ पर केंद्र को मजबूत बनाया गया है, यानी संघ का झुकाव केंद्र की तरफ है। और अगर केंद्र सरकार मजबूत है, ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ये लक्षण थोड़ा थोड़ा एकात्मक की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो एकात्मक संविधान होता है उसमें केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली होती है। तो कनाडा का मॉडल सामने था, इंडियन जो सभा थी संविधान बनाने वाली। तो कनाडा के मॉडल को क्यों इन्होंने प्राथमिकता दी, उसके लिए परिस्थितियां थीं। संघ को क्यों मान्यता दी, उसके लिए भी परिस्थितियां थीं। तो चलो समझते हैं कि क्यों कनाडा का मॉडल इन्होंने अपनाया और क्यों संघ को इन्होंने चुना, यानी कि एकात्मक के बजाय इन्होंने संघीय व्यवस्था को चुनना स्वीकार किया। तो इतना आशा है आप समझ गए होंगे। फिर भारत ने कैसा क्या निर्मित किया, इस पे हम बात करेंगे। भारत का संविधान कैसा है? संघीय है। संघीय संविधान इन्होंने बनाया। हालांकि अभी हम प्रूफ करेंगे कि अर्धसंघात्मक किस प्रकार से है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में अगर देखोगे तो संघीय संविधान है। एसआर बोम्मई केस में हमारी न्यायपालिका ने भी कहा है कि भारत का संविधान जो है वो मूल रूप से एक संघीय संविधान ही है। हालांकि उसमें एकात्मक के भी लक्षण हैं और वो लक्षण हमने अपने देश की यूनिटी और अखंडता को, इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, एक मजबूत संघ बनाने के लिए ऐसा बनाया है, लेकिन है वो मूल रूप से एक संघीय संविधान ही। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग शब्द दिए हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो संघीय संविधान जो है भारत की संविधान सभा ने बनाया, इसके पीछे कारण क्या थे? तो 2 प्रमुख कारण थे। अगर संघीय संविधान वाला पीछे का चैप्टर आपने पढ़ा है तो हमने बताया था कि अगर देश बहुत बड़ा है और देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, 2 चीज़ें, और विविधता भी बहुत ज़्यादा है, तो एक सरकार पूरे देश को नियंत्रित नहीं कर सकती है। वहाँ पर ज़्यादा सरकार वाली प्रणाली चाहिए, और ज़्यादा सरकार वाली प्रणाली क्या है? फेडरल सिस्टम। तो पहला कारण ये था कि क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं विविधता।
ये तीनों चीज़ें क्या थीं? अधिक थी। ये तीनों चीज़ें देश में अधिक थी, जनसंख्या, विविधता और क्षेत्रफल, तीनों चीज़ें अधिक थी। दूसरा कारण ये था कि हम संघीय प्रणाली के निकट भी थे। संघीय प्रणाली से निकटता, क्योंकि आप जब इतिहास पढ़ते हो तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो भारत में लाया गया था, वहाँ पर भारत को एक संघ ही बनाने की बात की गई थी। तो ज़्यादा इस सिस्टम से भारत के लोग परिचित हो रहे थे, तो वही सिस्टम हमने आगे बढ़ाने को सोचा भी, क्योंकि भारत के लिए वो एक उचित सिस्टम भी था। हालांकि 1935 में क्या हुआ था आगे वो सब इतिहास में आप पढ़ते ही हो, लेकिन संघीय प्रणाली जो है भारत के लोग बनाना चाहते थे, और जनसंख्या भी थी, सांस्कृतिक धार्मिक विविधता भी बहुत ज़्यादा थी, तो ये यहाँ के लिए उचित था। इसीलिए संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन अब जो बेसिक संघीय संविधान होता है रियल में, वास्तविक, उसके सारे लक्षण आपको पता है क्या क्या हैं। उनमें से बहुत सी चीज़ों पर संविधान सभा ने विचार किया कि अगर हम जैसा संघीय संविधान होता है अगर बिल्कुल हूबहू ऐसा बनाएंगे तो हो सकता है कि आगे चल कर के भारत उतना अच्छा न चल पाए, उसके टुकड़े हो जाए, या फिर जितना नियंत्रण होना चाहिए उतना न हो पाए। कारण उसके पीछे ये थे कि भारत अभी नया नया आज़ाद हुआ था और बंटवारा भी देश का हो गया था। देश की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। शिक्षा भी नहीं थी ज़्यादा, जागरूकता भी नहीं थी, ना तो अन्य मामलों में और ना ही राजनीति के मामले में। तो ऐसे मामले में देश को नियंत्रित रखना, देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखना और उसके साथ साथ देश में कार्य भी करना, विकास भी करना और विदेश के साथ भी अच्छे संपर्क बनाए रखना, इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमको एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो थोड़ा एकात्मकता की तरफ झुकी हो, यानी जो नियंत्रण कर सके। फेडरल सिस्टम तो बहुत लचीला होता है ना, फेडरल सिस्टम में क्षेत्रीय शक्तियों को भी बहुत पावर्स होती हैं, केंद्र सरकार को उतनी पावर नहीं होती हैं। तो फिर हमने केंद्र को ज़्यादा मजबूत करने की सोची। हमने सोचा कि हम संघीय संविधान तो बनाएंगे, लेकिन वैसा संघीय संविधान नहीं बनाएंगे जैसा कि सैद्धांतिक रूप से होता है, जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था। हम उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, और वो परिवर्तन हम इसलिए करेंगे ताकि हम अपने देश को बांध करके रख सकें। अभी अभी हमारे देश का बंटवारा हुआ था और बहुत सी देसी रियासतें थीं, बहुत से देशों जो रियासतें थीं उनके साथ हमारे झगड़े चल रहे थे। किसी को कैसे भी मिलाया जा रहा था, किसी को बल के, किसी को दबाव में ला करके, किसी को समझा बुझा करके। हम पढ़ेंगे इतिहास में कि किस प्रकार से इतनी सारी रियासतों को देश में मिलाया गया था। तो वहाँ पर एक समस्या ये थी कि अगर हम सभी को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे देंगे तो आगे चल करके इनको नियंत्रित करके एक देश के रूप में बांध कर रखना बहुत कठिन हो जाएगा। हमारे देश में अब भी जो है यूनिटी को बनाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि हम उतना जागरूक ही नहीं हैं। तो फिर यहाँ पर संघीय संविधान तो लाया गया क्योंकि ज़रूरत थी, क्षेत्रफल ज़्यादा था, जनसंख्या थी, विविधता थी, लेकिन हमने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए एक मजबूत संघ की कल्पना की, यानी एक मजबूत केंद्र सरकार की कल्पना की, जो एक बिल्कुल नया फीचर हो गया। यानी हमारा जो संविधान है वो संघीय संविधान से थोड़ा अलग हटकर है, जिसमें हमने बहुत से गुण एकात्मक संविधान लागू किए हैं, क्योंकि एकात्मक संविधान नियंत्रण करने के मामले में बहुत अच्छा है। तो हमने एकात्मक संविधान के भी गुण लिए हैं और संघात्मक संविधान के भी गुण लिए हैं। ये है कारण। कभी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आखिर संघात्मक संविधान में भारतीयों ने या भारत की संविधान सभा ने एकात्मक लक्षण क्यों रखे, इसके पीछे क्या कारण थे। तो इस तरह से आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि वजह क्या थी। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि जो संघीय संविधान है वो बनता है। अब अगर संघीय संविधान है उसमें हमने कुछ नई चीज़ें जोड़ी हैं तो क्या रिजल्ट निकला। तो भारत का संविधान, जो भारत का संविधान है वो किस प्रकार का हो गया। अब वो प्योर संघीय संविधान तो रह नहीं गया। तो भारत का संविधान सैद्धांतिक रूप से तो संघीय संविधान है। संघीय संविधान
है जो एक मजबूत संघ की व्यवस्था करता है। मजबूत संघ की व्यवस्था करता है। मजबूत संघ का मतलब है कि जो संघ सरकार होगी यानी केंद्र सरकार होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी। ये हमारे संविधान का एक लक्षण है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कहा, ये निकल के आ रहा है कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक एवं एकात्मक दोनों लक्षण वाला है। दोनों लक्षणों वाला है। तीसरा है यह परिस्थिति अनुसार अपना स्वरूप बदलता है। परिस्थिति अनुसार जो है अपना स्वरूप बदलता है, यानी स्विचिंग सिस्टम है इसमें। अब तीन चीज़ें हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके साथ बन जाएंगे सिर्फ यही लिख दिया जाए अगर कि भारत का संविधान परिस्थिति अनुसार संघात्मक से एकात्मक हो जाता है या एकात्मक से संघात्मक हो जाता है। पुनः सिद्ध कीजिए, चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो वो सारे प्रावधान आपको बताने पड़ेंगे कि किन परिस्थितियों में और क्यों भारत का संविधान एकात्मक हो जाता है। तो वो सारी बातों पे अभी क्लास में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो तीन चीज़ें निकल के आई कि संघीय संविधान तो है लेकिन मजबूत संघ के साथ में या मजबूत केंद्र सरकार के साथ में आप कह सकते हो, यानी केंद्र सरकार की तरफ झुकाव ज़्यादा है। संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षणों वाला है, यानी दोनों प्रकार की चीज़ें पाई जाएंगी इसमें। और ये परिस्थिति अनुसार अपना स्वरूप बदल लेता है। संघात्मक और एकात्मक में ये बदला बदली करता रहता, अदला बदली करता रहता है, कभी संघात्मक कभी एकात्मक। तो अब इन चीज़ों पर, इन निष्कर्षों पर बात करेंगे। तो कुछ जो देश विदेश के विचारक हैं उन्होंने हमारे संविधान के विषय में कुछ कहा है, उस पर भी बात कर लें कि हम तो इसे संघीय संविधान ही मानते हैं जो विशेष लक्षणों वाला है, लेकिन कुछ विद्वानों ने क्या कहा है वो भी प्रश्न बन जाते हैं और उन कोटेशंस को देकर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो विद्वानों के मत क्या हैं? विद्वानों के मत, जो संविधान के विचारक हैं वो क्या कहते हैं? एक है प्रोफेसर केसी वेयर। केसी वेयर कहते हैं कि भारत का संविधान संघात्मक संविधान नहीं है, वह अर्ध संघात्मक संविधान है। तो एक विचारक हैं प्रोफेसर केसी वेयर, ये क्या कहते हैं? अर्ध संघात्मक है। अर्ध संघात्मक, भारत के संविधान के संदर्भ में इन्होंने कहा कि यह अर्ध संघात्मक है। एक विद्वान हैं जी ऑस्टिन, ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो एक सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। सर आइवर जेनिंग्स, ये सभी पूछे जाएंगे आपसे कोटेशंस मैचिंग करने के लिए। सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं केंद्रीकरण के साथ में संघ, केंद्रीकरण के साथ संघ है। तो ये सभी मत हैं संविधान के विषय में। क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि किसने भारत के संविधान को क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक कहा है? केसी वेयर। सीधे रिटर्न का क्वेश्चन बन सकता है कि केसी वेयर ने भारतीय संविधान पर आरोप लगाया है कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। विवेचना कीजिए या आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, कुछ भी चर्चा कीजिए। तो आपको यही जो मैं डिस्कस करूंगा वो सब कुछ चीज़ें वहाँ पर लानी है आपको और प्रूफ करना है कि भारत का संविधान है क्या। तो और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें जो है कहा गया कि भारत का संविधान जो है वो एक संघीय संविधान है और संघीय लक्षण जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि हमने एक
मजबूत संघ के साथ में संघीय व्यवस्था को अपनाया है मजबूत केंद्र के लिए। और ऐसा मजबूत केंद्र का निर्माण इसलिए हमने किया है ताकि हम देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि भारत का संविधान में क्या क्या लक्षण है, भारत का संविधान क्या है, विद्वानों के क्या विचार हैं। ये दोनों चीज़ों पे आपने जान लिया। अब इसमें हमने आपसे बताया कि इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण हैं, और अगर दोनों के लक्षण हैं तो इसको आप अर्ध संघात्मक कह सकते हैं। तो फिर इन दोनों लक्षणों को हम निकाल करके बाहर लगाएंगे कि क्या क्या लक्षण संघात्मक हैं और क्या क्या एकात्मक हैं। इन चीज़ों पर बात करेंगे। आराम से इसको समझते रहिएगा, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। हेडिंग रहेगी पहले भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण। पहले जो हमने प्रश्न दिया था उसको एक बार फिर से गौर करें, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। उसमें हमने बताया था कि संघात्मक संविधान के मूल लक्षण कौन कौन से होते हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में तुलना करनी थी आपको। तो संघात्मक संविधान को हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। अब भारत के संविधान में हम देखें कि कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं जो भारत के संविधान को एक फेडरल सिस्टम बनाते हैं। तो फेडरल सिस्टम में हमने आपको बताया था कि एक दोहरी सरकार होनी चाहिए, और भारत के संविधान में एक दोहरी सरकार यानी द्वैध शासन है, द्वैध प्रकार की सरकारें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला जो लक्षण है वो है द्वैध सरकार। द्वैध सरकार यानी डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट पाई जाती है, दो सरकारें हैं, एक है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार या संघ सरकार, और केंद्र सरकार के अंतर्गत नीचे जो है राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं। तो ऐसी व्यवस्था भारत में है, तो भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है। दूसरा चीज़ देखिए क्या है, दूसरा लक्षण एक ये होता है कि अगर संघीय संविधान है तो शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। तो क्या भारत के संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है? बिल्कुल किया गया है। भारत के संविधान में जो है जो अनुसूचियां हैं, पहले कम अनुसूचियां थीं, अब ज़्यादा हो गई हैं। कमेंट करके बताएं पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं और अब कितनी हो गई हैं। तो उसमें जो अनुसूची 7 थी, 7वीं अनुसूची, उसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। तो शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है, केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य, राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा है और यह संविधान के संघात्मक होने का लक्षण है। शक्तियों का बंटवारा कहाँ पर रखा गया है? 7वीं अनुसूची में। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, आप फिक्र ना करें। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देना जरूरी है क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि भारत का संविधान है कैसा। तो 7वीं अनुसूची, अभी आपको लग रहा होगा कि सबसे पहले मुझे संवैधानिक इतिहास पढ़ा देना चाहिए था, उसके बाद संविधान सभा, उसके बाद संविधान को एक एक आर्टिकल करके हमें पढ़ाता। वो तो सब कुछ पुस्तकों में लिखा है, वहाँ से आप क्वेश्चंस मेंस के नहीं अटेंड कर पाओगे। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी पूरी तरीके से तो फिर केवल प्री पास कर लेने से काम नहीं चलेगा। आपको मेंस टारगेट करना है, मेंस पास करना ज़रूरी है और उसी राउंड में ज़रूरी है जिस राउंड में आप प्री निकालोगे। तो प्री तो इससे निकलेगा ही क्वेश्चन से, मेंस भी आपका निकलेगा, इसलिए ज़रूरी है इस चीज़ को पढ़ना। तो केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा अगर किया गया है तो कहाँ पर किया गया है? ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां कौन कौन सी सूची हैं?
एक को कहते हैं संघ सूची या केंद्र सूची। संघ सूची, संघ सूची देखिए, शक्तियों का बंटवारे का मतलब ये होता है कि ये पहले से ही संविधान में तय कर दिया जाता है कि किस मामले पर केंद्र सरकार कानून बनाने की शक्ति रखती है और किस मामले पर राज्य सरकार कानून बनाने की शक्ति रखती है। ये लिख करके रख दिया गया और पीछे हमने बताया भी था कि विवाद न होने पाए इसलिए लिखित संविधान होना अनिवार्य है। तो संघ सूची जानकारी की आप लिख लें कि संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कानून या नीति कुछ भी बनाना हो, केंद्र सरकार कानून बनाती है। और इसमें वर्तमान में जो है संघ सूची में 100 विषय हैं, 100 टॉपिक इसमें रखे गए हैं, जो पहले 97 थे मूल संविधान में, मूलतः 97 थे। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको डिटेल में चैप्टर भी आएगा, लेकिन यहीं पर आप इसको लिख लें। केंद्र सरकार कानून बनाती है जिसमें 100 विषय हैं और मूलतः 97 थे जब मूल रूप से संविधान लिखा गया था, बाद में संशोधन के द्वारा ऊपर नीचे किए गए हैं, कुछ हटाए गए बढ़ाए गए। तो 100 विषय इसमें हैं, इस पे बनाएगी संघ सरकार कानून। दूसरा जो है वो है राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची पे जो विषय रखे गए हैं उस पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। राज्य सरकार कानून बनाती है, कानून बनाती है। इसमें जो है 61 विषय हैं, इसमें वर्तमान में 61 विषय हैं और मूल संविधान में इसमें 66 थे, यानी कि राज्य की शक्तियां कम की गई हैं, राज्य के कुछ विषय कम कर दिए गए हैं। 66 थे, 61 हो गए हैं इस समय। तीसरी जो सूची है उसको कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच में तो शक्तियां बट गई, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी रखे गए जिन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, यानी कि दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इनमें जो भी विषय रखे गए हैं, दोनों सरकारें, यानी कि जो केंद्र में सरकार बैठी है और जो आपके प्रदेश की सरकार है, दोनों ही बना सकते हैं। दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, कानून या नीतियां योजनाएं कुछ भी बना सकती हैं। अब इसमें जो है 52 टॉपिक इसमें भी हैं, 52 विषय हैं इसमें। अभी हम इस पे नहीं जाएंगे कि कौन कौन से विषय हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे आप। मूलतः इसमें 47 थे, इसमें भी बढ़ाए गए, यानी कि केंद्र मजबूत तो था ही, केंद्र को और मजबूत किया गया है। केंद्र के 97 से 100 विषय हो गए हैं, राज्यों के 66 से 61 रह गए और दोनों ही जिस पे कानून बना सकते हैं वो भी 52 किए गए, बढ़ाए गए हैं। और इसमें एक विशेष बात है कि जो, क्योंकि आपको ये भी समझते चलना है, क्योंकि प्रश्न ये भी आता है ना कि भारत का संविधान केंद्र की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, तो ये साबित करना पड़ेगा आपको कि आप अपने आप मन के माने कह देंगे और वो सही मान लिया जाएगा, कुछ भी कह देंगे आप, तो ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ हमारा संविधान केंद्र की तरफ वास्तव में झुका हुआ है। तो यहाँ साबित हो जाएगा आपका कि देखिए, एक तो विषय इनके पास ज़्यादा हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं, अभी इस टॉपिक को मैं लिखवा भी दूंगा। और समवर्ती सूची में दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। मान लेते हैं समवर्ती सूची में कोई विषय है और उस पर दोनों सरकारों ने कानून बना दिया, एक ही टॉपिक पे, एक ही मसले पर, तो फिर उसमें केंद्र सरकार वाला जो कानून है वो ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। तो इस तरह यहाँ भी केंद्र सरकार को बढ़त मिल जाती है। अब अच्छा, चाहे जितना आप आगे तक सोच लो, लेकिन तमाम विषय ऐसे रह जाएंगे जो अभी भविष्य में आने वाले हैं, जो आपके संज्ञान में आज तक नहीं है। जैसे कि जब संविधान लिखा गया था तो उस समय जो है कंप्यूटर्स नहीं थे, तो कंप्यूटर में साइबर क्राइम है या सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट है, ऐसे प्रावधान तो कुछ थे नहीं। तो इन मामलों पे कौन कानून बनाएगा, तो ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं था। तो भविष्य में भी ऐसे तमाम मामले आएंगे जो बिल्कुल नए होंगे और इनमें से किसी भी सूची में वो लिखे नहीं गए होंगे, तब विवाद हो जाएगा कि अब इस पर कानून कौन बनाए। तो वहाँ पर भी ये जो नए विषय होते हैं जो किसी भी सूची में
नहीं रखे गए होते हैं उनको कहते हैं अवशिष्ट विषय, यानी बचे खुचे विषय। तो उन विषयों पर संघ को पावर दिया गया है भारत में, यानी यहाँ भी केंद्र को ही परमिशन दे दी गई, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्यों के पास में ये शक्तियाँ रहती हैं। तो यहाँ पर जो है संघ को ये पावर दिया गया है। तो बचा हुआ जो है अवशिष्ट विषय कहलाता है। अवशिष्ट विषय यानी जो विषय रह गए, तीनों सूचियों में नहीं है, उस पर केंद्र सरकार को पावर दिया गया है। तो इस प्रकार से दो लक्षण तो निकल के आ रहे हैं जिससे भारत का संविधान जो है वो संघात्मक है, यानी दो सरकारें हैं, सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। अब तीसरी चीज़ ये भी है कि अगर शक्तियों का बंटवारा है तो लिखित अवस्था में है, और आपको पता है कि लिखित संविधान संघात्मक सरकार का गुण है। तो अगली चीज़ जो तीसरा है वो है लिखित संविधान। लिखित संविधान है हमारे देश का, और आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। संविधान कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने आर्टिकल हैं, ये सब कुछ आपको पता होगा। अगर पता है तो कमेंट करके आप हमें बताएं कि मूलतः जब संविधान लिखा गया था, यानी हमारा मूल संविधान में कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने आर्टिकल थे। लिखित संविधान है। और एक चीज़ और बताई थी कि लिखित संविधान हो प्लस कठोर संविधान हो। अगर कठोर संविधान नहीं होगा तो फिर केंद्र क्या करेगा? केंद्र संसद जो होती है, संसद राज्यों की शक्तियों को हड़प लेगी, पूरी तरीके से राज्य को पंगु बना देगी, शक्तिहीन बना देगी, और स्वयं निरंकुश होकर शासन करने लगेगी केंद्र सरकार। तो फिर संविधान थोड़ा कठोर होना चाहिए, ताकि कम से कम उन मामलों में ज़रूर कठोर होना चाहिए जो केंद्र और राज्य की शक्तियों या केंद्र और राज्य के संबंधों को बताते हों। तो वहाँ पर संशोधन करना थोड़ा कठिन होना चाहिए। तो हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान जो है कठोर एवं लचीला है, और संघीय व्यवस्था के प्रावधानों में संशोधन कठिन है, यानी कठोर है। वहाँ पे संशोधन कठोरता से होता है। कुछ मामलों में हम लचीले भी हैं, लेकिन संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड संविधान के जो प्रावधान हैं उनको संशोधित करने के लिए कठोरता से पालन किया जाता है। अब ये लचीला और कठोर क्या होता है, ये जब हम संविधान संशोधन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि लचीला कौन सी चीज़ होती, कठोर। थोड़ा सा जनरल तौर से आप समझ लें कि कठोर का मतलब ये है कि संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? वो विशेष बहुमत से होगा, या फिर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होगा। तो वो एक कठोर प्रोसेस होगी, यानी कठिन प्रोसेस। तो चार चीज़ें ये निकल कर के आई। अब एक संघात्मक का और लक्षण होता है कि अगर किसी देश की व्यवस्था संघात्मक है तो वहाँ पर एक पृथक और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो भारत में भी ऐसा है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। यहाँ पर क्या है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में भी है। कैसे स्वतंत्र है? आप जब न्यायपालिका पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत सी ऐसे प्रावधान आएंगे जिससे कि जो न्यायाधीश होते हैं उनको कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिससे ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार उन पर दबाव डाल सके कि वो उनके पक्ष में काम करें। तो उनको कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी शक्तियाँ दी गई हैं। अब वो सब कुछ यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना जानें कि स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में पाई जाती है, जो एक संघात्मक लक्षण है। अब देखिए, अगर इतना सब कुछ है कि दो दो सरकारें हैं, बंटवारा भी है, लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सरकार के तमाम अंग हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये सब कुछ निरंकुश ना हो जाए, इसके लिए संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। यानी जो लिखी बातें हैं वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, ना कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार। अगर दो में से एक ऊपर कर दोगे
अगर संसद को ऊपर मान लोगे या राज्य विधानमंडल को ऊपर मान लोगे तो उसका पावर बढ़ जाएगा। तो हम चाहते थे कि यहाँ पर केंद्र सरकार के पास में शक्तियाँ तो हों ज़्यादा, लेकिन वो अपनी और बहुत ज़्यादा शक्तियाँ ना बढ़ा ले, लिमिट में रहे। इसके लिए हम संविधान को सर्वोच्च मानेंगे और संविधान की सर्वोच्चता जो है वो संघीय लक्षण है। तो यहाँ पर हमारा संविधान कैसा है? सर्वोच्च संविधान है। सर्वोच्च संविधान ना लिखें, इसको ऐसे लिखें, संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता है, यानी सबसे ऊपर जो है वो संविधान हमारे यहाँ होता है। अब एक और प्रमुख लक्षण होता है संघीय संविधान का, क्या वो भारत में है? एक लक्षण ये होता है कि अगर केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार की एक विधायिका होगी ना, तो केंद्र सरकार जो है संसद बनाती है। संसद बनाती है, संसद में राज्य सरकारों का कुछ होगा या नहीं होगा। तो ऐसा माना गया कि अगर केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है तो यहाँ संसद में कुछ राज्य सरकारों का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि संसद को बहुत से पावर्स हैं। जैसा कि संविधान में संशोधन करने का पावर संसद के पास में है। बहुत बड़े बड़े मामले जो राष्ट्रहित के हैं या कुछ ऐसे मामले हैं जिससे राज्य सरकारों को जो है कमज़ोर किया जा सकता है, वो सब कुछ संसद में होता है। तो ऐसा सोचा गया कि संसद में राज्य सरकारों का भी कुछ हस्तक्षेप, यानी राज्यों का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, ताकि संसद बिल्कुल मनमानी न कर सके। तो फिर संघीय जो देश होते हैं संघात्मक, वहाँ पर कहा गया कि संसद में 2 सदन होना अनिवार्य है, उच्च सदन और निम्न सदन। तो भारत में क्या 2 सदन हैं? बिल्कुल है। भारत के संसद में भी 2 सदन होते हैं, राज्यसभा जो उच्च सदन है और लोकसभा एक निम्न सदन है। बाकी संसद के क्या अंग हैं, राष्ट्रपति भी उसमें आता है, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर भारत में क्या है? भारत में द्विसदनात्मक संसद है, यानी कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक यानी 2 सदन। अब 2 सदन जो होते हैं उसमें राज्य कैसे, देखिए लोकसभा होती है, लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन होते हैं। एक उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा। अब लोकसभा जो होती है उसमें सांसद आप जनता चुन करके भेजती है, आप लोग वोट करते हो सांसद को। वो सांसद कहाँ बैठते हैं? जाकर के लोकसभा में। तो वो जो विधायिका, लोकसभा की जो विधायिका है, यानी जो विधि बनाएंगे, जो सरकार का गठन करेंगे, यही लोकसभा वाले ही तो सरकार बनाते हैं। जो भी पार्टी जीत कर जाती है वो लोकसभा में ही तो बैठते हैं। लोकसभा के सांसद मिल करके सरकार का गठन करते हैं। यानी कि जो यहाँ पर लोकसभा में किसकी चुनी हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो सीधे डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि होते हैं। अब ये तो केंद्र सरकार के अंडर में काम करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार का गठन लोकसभा ही करती है। राज्यसभा में मेंबर कहाँ से आते हैं? वो राज्यों से चुन करके जाते हैं, राज्य के विधानमंडलों से चुनाव होकर के जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही होते हैं, लेकिन वो वहाँ पहुँचते हैं। अब वहाँ पे चूँकि राज्य के प्रतिनिधि हैं और संसद में जब कभी भी कोई विधेयक पारित होना होता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होता है। तो इसका मतलब अगर लोकसभा में कोई सरकार है, केंद्र सरकार, और वो मनमाने तरीके से कोई एक्ट पारित कर देती है, कोई विधेयक पारित कर देती है जो आगे एक्ट बनेगा, और राज्यसभा नहीं चाहती है कि वो पास हो, क्योंकि वो राज्य की शक्तियों को कम कर रहा है या राज्य के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर वो वहाँ पर रोक लगा सकते हैं, उसके पास पावर्स हैं। इसीलिए दूसरा सदन होना चाहिए। और अगर ये सदन ना होता, यानी राज्यों का सदन ना होता, तो फिर लोकसभा निरंकुश हो सकती थी और लोकसभा में जिसका बहुमत होता वो मनमाने तरीके से अपना जो भी प्रस्ताव है वो पारित करवा लेता, जो भी विधेयक है। तो इसीलिए जो संघात्मक होते हैं, चूँकि वहाँ पर 2 सरकारें होती हैं, इसीलिए दूसरे लोगों के यानी राज्यों के पक्ष को रखने के लिए एक राज्यसभा यानी उच्च सदन होना चाहिए।
तो भारत में भी 2 सदन बनाए गए हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो इतने ये जो लक्षण हैं, इन लक्षणों से पता चल जाता है कि भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है। अगर इतना ही क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करिए भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है, तो इतने पॉइंट सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। अब अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये सिद्ध करना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन के कई पार्ट होंगे ना, तो उसमें ये पूछा जाएगा कि अब संघात्मक होने के साथ साथ भारत का संविधान जो है वो एकात्मकता की तरफ भी झुका हुआ है या केंद्र की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, यानी केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत है। और ज़्यादा मजबूत है इसका मतलब है संविधान एकात्मकता की तरफ जा रहा है, एक ही सरकार सारा कुछ देखना चाह रही है, राज्य सरकारों को बहुत कम शक्तियाँ दी जा रही हैं। तो फिर ये प्रूफ करने के लिए आपको अब ये देखना पड़ेगा कि भारत के संविधान में वो कौन सी चीज़ें हैं जो एकात्मकता की तरफ ले जाती हैं, यानी एक सरकार को पावरफुल बनाती हैं। एक ही सरकार निर्णय ले, दूसरी सरकार का उसमें कुछ लेना देना ना हो। यहाँ पर इन सारी चीज़ों से तो दोनों सरकारों का लेना देना है, लेकिन उसमें क्या होगा, एक ही सरकार पावरफुल होती चली जाएगी और केंद्र सरकार की शक्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी, जिससे संविधान कैसा हो जाएगा, एकात्मक संविधान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि भारत के संविधान में वो कौन से प्रावधान हैं जिससे कि वो एकात्मक हो जाता है। जब दोनों चीज़ों को आप निकाल लोगे तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए कि सिद्ध कीजिए कि भारत का संविधान में एकात्मक गुण ज़्यादा हैं या केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, या कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन से मामले हैं कि जब केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर नियम बना सकती, कानून बना सकती है, तो या फिर अर्ध संघात्मक है संविधान सिद्ध करिए। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आए उसको आप हैंडल कर ले जाएंगे। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण, संविधान के एकात्मक गुण या लक्षण या प्रावधान, कुछ भी आप लिखें, एकात्मक चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली चीज, शक्तिशाली केंद्र सरकार, पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट, शक्तिशाली केंद्र सरकार। हमने आपको बताया कि जो भारत का संघीय मॉडल है वो कनाडाई मॉडल पे आधारित है, कनाडा से लिया गया है ये प्रावधान, और कनाडा में भी एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की कल्पना की गई थी, यानी वहाँ की केंद्र सरकार भी पावरफुल है, और उसी मॉडल पे हमने भी अपनी केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पावरफुल बनाया है। क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश इंटीग्रेटेड रहे, अखंड रहे, यूनिटी कायम रहे, और ऐसा तभी हो सकता है जब क्षेत्रवाद को कम कर दें हम, यानी क्षेत्रीय शक्तियों को कम कर दें, तभी देश में जो है यूनिटी ज़्यादा मेंटेन रहेगी। क्योंकि अभी भारत उतना पढ़ा लिखा, उतनी राजनीतिक समझ वाला देश नहीं है कि यहाँ के नागरिक जो है वो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की ज़्यादा समझ रखते हों। तो ऐसे में फिर एक शासक की ज़रूरत है जो सबको एक सही मार्ग पर ले जा सके, और वो एक ही सरकार कर सकती है, तमाम सरकारें मिलकर के नहीं कर सकती हैं। इसीलिए केंद्र सरकार को मजबूत बनाना उस समय की आवश्यकता थी। तो एक शक्तिशाली केंद्र सरकार है, और चूँकि एक सरकार को शक्तिशाली बनाया जा रहा है, इसलिए ये एक एकात्मक लक्षण है। शक्तिशाली कैसे है, देखिए, हमने बताया कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया आपने, लेकिन आप देखिए कि संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची पे अगर आप नज़र डालें तो संघ सूची में 100 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में आपने देखा कि राज्य सूची में 61 विषय हैं। तो एक तो यहाँ पर जो 100 विषय हैं उसमें दो बातें हैं। एक तो ज़्यादा विषय आपने दे दिए, ज़्यादा विषय हैं, ज़्यादा मामले आपने केंद्र सरकार को दे दिए कि भैया इस पे भी कानून बनाइए, इस पे भी कानून बनाइए, इस पे भी कानून बनाइए, सब पे कानून बना दीजिए, मुझ पे भी कानून बना दीजिए। आप हर विषय लिख दिया वहाँ पे। दूसरा, सिर्फ 100 विषय नहीं हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय इन्हीं 100 में हैं। जो राज्यों को दिया गया है वो तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि चूरन पंजीरी ये बांटा गया है। जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कोर टॉपिक जिनको बोलते हैं, वो केंद्र सरकार के पास में है। तो कौन सी सरकार ज़्यादा शक्तिशाली हुई,
राज्य सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार के पास में विषय भी ज़्यादा हैं और वो इम्पोर्टेंट वाले विषय हैं, तो फिर यहाँ पर केंद्र सरकार शक्तिशाली हो जाती है। दूसरी चीज़ देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, समवर्ती विषय जो है, समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची कौन सी? जिसपे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो समवर्ती सूची के विषय पर अगर दोनों सरकारें कानून बना देती हैं, समवर्ती सूची के विषयों में केंद्र का कानून प्रभावी होगा, केंद्र का कानून प्रभावी होगा। समवर्ती सूची में भी ज़्यादा विषय रख लिए, कितने? 52, और कहा 52 पे विषय पे जो भी कानून बनाएंगे तो हमारा वाला ज़्यादा माना जाएगा, राज्य वाला कट जाएगा वहाँ पे कानून, यानी यहाँ भी केंद्र को बढ़त हासिल है। अब बची राज्य सूची। तो राज्य सूची बांटी तो गई राज्य के लिए है, लेकिन हमारे संविधान में बहुत से ऐसे प्राविधान या परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना देती है। तो फिर राज्य सूची राज्यों का कहाँ रह गया? उस पर केंद्र सरकार भी तमाम परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में भी और आपातकालीन परिस्थितियों में भी केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों को भी हड़प लेती है और उस पर भी कानून जारी कर देती है, नीतियां बना देती है। तो इस प्रकार से केंद्र जो सरकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार यानी संसद, केंद्र सरकार का मतलब है संसद, विधि बनाने का काम संसद ही करेगी ना। राज्य सूची पर भी, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। एक ये बड़ा टॉपिक है, ये एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपसे एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं या भारत के संविधान में वो कौन कौन से प्रावधान हैं जब केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो इसको हम अलग किसी क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। सिर्फ आप इतना समझ लें कि केंद्र जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। बाकी जब हम केंद्र और राज्य संबंध पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे कि तमाम ऐसे मामले हैं। आपातकाल तो है ही, आपातकाल तो एक बिल्कुल ओपन मामला है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में भी, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे, देखिए लोकसभा नहीं, राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय महत्व के लिए राज्य सूची के इस विषय पर संसद कानून बनाए, यानी राज्यसभा में ये पारित हो जाए, तो फिर संसद उस विषय पर कानून बना सकती है जो कि राज्य सूची में रखा गया है। लेकिन पहले प्रस्ताव राज्यसभा से उठना चाहिए और ऐसा कानून 1 साल के लिए बन सकता है। तो ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। आपको एक छोटा एग्जाम्पल मैंने दे दिया। तो ये 3 चीज़ें हमको ये दिखा रही हैं कि केंद्र की सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए भारतीय संविधान में यह एक एकात्मक लक्षण है। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरा है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ 2 नागरिकताएं नहीं होती हैं, जबकि जो फेडरल सिस्टम, आपको पहले भी हमने संकेत दिया था कि जो भी संघीय संविधान होते हैं वहाँ पर केंद्र सरकार अलग नागरिकता देती है और राज्य सरकार अलग नागरिकता देती है, यानी वहाँ पर निवासियों के पास में 2 नागरिकताएं रहती हैं। वही संघीय संविधान का लक्षण है, लेकिन हमने यहाँ पर एकल नागरिकता को अपनाया है। तो एकल नागरिकता एकात्मक संविधान का लक्षण है, इसीलिए ये भी लक्षण उसी में जाएगा। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों अपनाया है? ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता का जो मूल भावना है वो ज़्यादा बढ़े, कम ना पड़े, एकता कम ना पड़े, इसलिए। तो एकल नागरिकता है। तीसरी चीज़ देखिए, एकीकृत न्याय प्रणाली, इंटीग्रेटेड, एकीकृत
न्याय प्रणाली। हमारे प्रदेशों के पास में अलग से जुडिशरी सिस्टम नहीं होता है, ना तो केंद्र का अलग से होता है, एक ही न्यायपालिका है जो पूरे देश में काम करती है, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र का मामला हो। वो क्या है, जो हमारे देश की न्यायपालिका है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार का अलग होगा और राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट अलग होगा, यानी उत्तर प्रदेश का एक अलग सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र का अलग सुप्रीम कोर्ट, बिहार का अलग सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें क्या होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। वही हर एक प्रदेश के हाई कोर्ट की अपील, जो अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय है। और इसके नीचे जो है क्या होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। राज्यों में आप कमेंट करके बताइए, सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही होता है, आप कमेंट करके बताइए कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, क्या हर प्रदेश में है या कम है, उच्च न्यायालय कितने हैं। और उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय के नीचे क्या होते हैं, हर जिले में जिला न्यायालय होते हैं। अब पूरा जुडिशरी जब प्रणाली समझाएंगे आपको तो बताएंगे जिला में क्या होता है। जिला में जो है आपका एक फौजदारी न्यायालय होता है जहाँ पे क्राइम केसेस होते हैं, एक दीवानी न्यायालय होता है जहाँ पर संपत्ति के मामले वो सब होते हैं, और एक राजस्व न्यायालय होता है जहाँ पे राजस्व से संबंधित मामले होते हैं। सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन एक बड़ा स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए कि सबसे टॉप पे जो होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके नीचे प्रदेशों में यानी राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, और आपको बताना है कि उच्च न्यायालय कितने हैं इस समय भारत में। और फिर उच्च न्यायालय के नीचे हर प्रदेश में जिलों में जो है वो जिला न्यायालय होते हैं, सत्र जिला एवं सत्र न्यायालय जो होते हैं वो। तो ये स्ट्रक्चर है, और ये पूरे देश में एक ही सिस्टम है, हर प्रदेश का अलग अलग सिस्टम नहीं है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में जो है अलग अलग प्रदेशों की जुडिशरी अलग अलग सिस्टम होता है वहाँ पर। तो एकीकृत न्याय प्रणाली जो है वो एकात्मक गुण यहाँ प्रदर्शित करता है। तो 3 चीज़ें ये हो गई। अगला देखिए, बहुत से एकात्मक लक्षण हैं, सिर्फ 3 ही नहीं हैं, सब आप नोट करेंगे, सभी आपको एग्जाम्पल में देने हैं। एकीकृत न्याय प्रणाली, एकल नागरिकता आपने समझी। और देखिए चौथी चीज है आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन प्रावधान, यानी कि इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या कहते हैं कि जब भी आपातकाल होगा तो राज्य सूची पर संसद का अधिकार हो जाएगा, यानी राज्य को पूरी तरीके से केंद्र सरकार नियंत्रण में ले लेगी। वहाँ पर राज्य की सरकारें जो हैं वो काम नहीं कर पाएंगी। राज्य सूची के विषयों पर भी कौन कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगा। यानी वहाँ पर तो संविधान पूरी तरीके से एकात्मक हो जाएगा, राज्य सरकारों का रोल ही समाप्त हो जाएगा। तो आपातकाल के उपबंध जो हमारे संविधान में किए गए हैं वो कौन कौन से आर्टिकल में हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस 352 कमेंट करके बताइए आप। यहाँ पर हम अभी आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम उस टॉपिक पे ध्यान दीजिए। हम ये चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो सिर्फ आपको हम एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं। आप हमें बताइए कुछ, आप भी तो आप हमें बताएंगे, सब कुछ हम ही आपको बताएंगे। तो आप हमें बताइए कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान करता है, यानी कौन कौन से बिंदु हैं जिन आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है आर्टिकल 52 के अनुसार। दूसरा है जिसको बोलते हैं राज्य आपातकाल, या इसको बोलचाल में राष्ट्रपति शासन भी आप बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है इसमें 356
आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। ये कौन सा है? आर्टिकल 360। तो इस प्रकार से आपातकाल की परिस्थिति में क्या होता है? आपातकाल की परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार यानी संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि वहाँ पर केंद्र सरकार एकात्मक रूप से काम करने लगती है, अकेले सरकार बनकर के काम करने लगती है। तो ये एकात्मक का गुण है, ये भी भारत में उपस्थित है। अभी तो इसके पहले हम बात कर रहे थे कि भारत का संविधान बड़ा संघात्मक है, और अब तो यहाँ पर तो कुछ अलग ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि भारत का संविधान तो सब एकात्मक की तरफ जा रहा है। तो क्या ये सब संविधान निर्माता जो थे उन्होंने ये अज्ञानता में फैसला लिया है या जानबूझ करके कुछ रणनीति के तहत फैसला लिया है? इस पे विचार करिएगा कि ये सब इधर उधर से उठाने के चक्कर में कुछ यहाँ इस संविधान से ले लो, कुछ उस संविधान से ले लो, कुछ उस संविधान से ले लो, ऐसे में वो समझ नहीं पाए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्या बन गया, क्या ऐसा हो गया था, या फिर ये एक विशेष रणनीति के तहत सोच समझ करके दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हमारे संविधान के निर्माताओं ने जानबूझ करके ऐसे प्राविधान किए हैं। तो निश्चित है कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी ये रणनीति के तहत किया गया है ताकि हमारा देश हमेशा यूनाइट रहे, हमेशा इंटीग्रेटेड रहे, अखंड रहे और एकता बनी रहे। और हमारा देश जो है इन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में देश था वैसी परिस्थितियों में शासन के लिए यही प्रणाली अच्छी थी। एकात्मक ला नहीं सकते थे प्योर रूप में, क्योंकि वो आगे चल के खराब हो जाती, पूरा देश चल नहीं पाता। लेकिन हमने ऐसा कर लिया कि जब कभी ज़रूरत होगी तो हम एकात्मक हो जाएंगे और सामान्य परिस्थितियों में क्या रहेंगे? संघात्मक हो जाएंगे। ये भारत के संविधान का एक विशिष्ट लक्षण है। आपातकालीन प्रावधान, जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल में इस चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत आप तैयार रहिए उसके लिए। चौथी पांचवी चीज़ देखिए, आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको IAS, IPS, IFS पता होगा। ये क्या है? ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में 3 चीज़ें हैं भारत में। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय। अब आप कहोगे कि ये चीज़ कहाँ गई इसमें? अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? IAS, IPS, IFS। तीनों के फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। तो तीनों के फुल फॉर्म आप बताइए। देखिए, ये जो तीनों सर्विसेज हैं ये अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती हैं। और ये तीनों जो पद हैं, तीनों प्रकार के जो पद हैं, इनकी नियुक्ति करना यानी इनकी जगह निकालना, परीक्षा लेना, नियुक्ति करना और इन पर नियंत्रण रखना, ये सब कुछ केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। यानी IAS की परीक्षा, IPS, IFS सब एक ही में होता है। इसकी परीक्षा लेना, इसमें किसको नियुक्त किया जाएगा, उसके लिए नियम क्या होंगे, उसको नियंत्रित करना यानी उस पर नियंत्रण लगाना, ये सब कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। यानी ये एक प्रकार से आप कहिए कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए जो हैं अधिकारी हैं। लेकिन ये काम कहाँ करते हैं? काम ये केंद्र के लिए भी करते हैं और काम ये राज्यों में भी करते हैं। जैसे कि आपके प्रदेश में जिले का DM होता है, तो जिले का जो DM होता है वो एक IAS होता है, या बहुत से IPS अधिकारी होते हैं, IFS अधिकारी भी होते हैं। तो वो आपके ज़िले में काम कर रहे हैं और आपकी प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए भी काम कर रहे हैं, केंद्र के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन वो अधिकारी किसकी तरफ से नियुक्त हैं? वो संघ सरकार की तरफ से नियुक्त हैं। नियंत्रण उनके ऊपर किसका है? नियंत्रण भी केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है। तो एक प्रकार से वो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, उसके द्वारा तैनात किए गए सिपाही हैं जो आपके क्षेत्र में काम करते हैं, नियंत्रण करते हैं।
तो अखिल भारतीय सेवाएं, इसमें जो आपको लिखना है, इसके विषय में बहुत कुछ नहीं लिखना, आपको ये लिखना है कि इनकी नियुक्ति और नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार करता है, केंद्र सरकार। और ये कार्य किसके लिए करते हैं? कार्य जो है ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए करते हैं, केंद्र और राज्य के लिए। यानी कि राज्य के लिए कर्मचारी वो काम कर रहा है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है। यानी कि आपके घर में एक कर्मचारी हो और उसकी नियुक्ति मैं करूं, उसकी सेवा शर्तें मैं तय करूं, उस पर नियंत्रण, अगर वो गलत काम कर दे तो डांटूंगा मैं, उसको हटाना है या नहीं हटाना है वो डिसाइड मैं करूंगा, तो फिर वो आपका मुलाजिम कहाँ हुआ? वो तो मेरा मुलाजिम हुआ। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार इन लोगों के माध्यम से भी राज्य सरकार पर अंकुश रखती है, नियंत्रण रखती है। तो ये भी लक्षण कहाँ जा रहा है? ये किसको मजबूत बना रहा है? ये तो केंद्र सरकार को मजबूत बना रहा है, तो ये भी एकात्मक में जाएगा। और देखिए नई, अब इसमें एक और पॉइंट भी, अगर नई किसी अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो वो भी संसद ही करेगी। हालांकि उसमें भी आप पढ़ोगे क्या पेज है, लेकिन वो भी जो है केंद्र सरकार ही तय करेगी अगर इसमें एक और कैटेगरी बढ़ानी है। तो छठा पॉइंट देखिए क्या है, राज्य अनस्वर नहीं है, अनस्वर नहीं है। इसको थोड़ा कायदे से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा अनस्वर शब्द पे ध्यान दीजिए। अनस्वर यानी जो नष्ट ना हो। देखिए नाश हो जाना यानी नश्वर, नश्वर का मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, अनस्वर का मतलब जो नष्ट ना हो। तो राज्य नष्ट ना हो ऐसा नहीं है, यानी इसका अर्थ ये है कि राज्य नष्ट हो सकते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि राज्य नश्वर है, अनस्वर नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि राज्य नश्वर है। सिद्ध कर सकते हो कि भारत में राज्य नश्वर है, कैसे प्रूफ करोगे? संसद कभी भी राज्यों की सीमाओं में, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, वो भी साधारण बहुमत से। यानी आज आपके प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है, कल आपके प्रदेश का नाम जो है प्रश्न प्रदेश भी हो सकता है, यानी उत्तर से प्रश्न हो सकता है। वो कौन करेगा? संसद कर देगी। आज आपके प्रदेश की सीमाएं ईरान से तुरान तक हैं, बहुत दूर तक हैं। आप बहुत गौरवान्वित होते हैं कि हमारा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। किस प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ? कौन सा प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है? और कल जो है संसद चाहेगी तो उसमें 2 प्रदेश बना देगी, 3 प्रदेश बना देगी, तो फिर उसकी सीमाओं में परिवर्तन हो जाएगा। आपके प्रदेश का हिस्सा दूसरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश का तीसरे प्रदेश में मिलाया जा सकता है। यानी कि संसद जो है क्या कर सकती है? संसद राज्यों के नाम, सीमाएं बदल सकती हैं। यानी कि राज्य तो नश्वर हो गया, राज्य का अस्तित्व बिल्कुल फिक्स नहीं है कि हमारा ये राज्य है, इसका ये नाम है, हमारा ये राज्य है और इसका एक्स नाम है, तो एक्स नाम रहेगा हमेशा, ये जरूरी नहीं है एक्स नाम वही हो जाएगा। हमारा राज्य इतना है, कल ये राज्य यहाँ सीमा परिवर्तित हो सकती है, वो कह सकते नहीं ये तो मध्य प्रदेश में आएगा यहाँ से, और तुम्हारा इतना ही रह गया। तो सीमाओं में परिवर्तन और राज्य के नामों में परिवर्तन, यानी इस प्रकार से राज्य क्या है? वो नश्वर हैं, नष्ट होने वाले राज्य हैं। और संघ क्या है? संघ अनश्वर है, संघ में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। यानी भारत भारत है, भारत का जो है, भारत को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो संघ क्या है? वो अनश्वर है और राज्य नश्वर है। इसलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो अनश्वर, नश्वर राज्यों का एक अनश्वर संघ है। ये कोटेशन से आपको क्वेश्चन बन सकता है सीधे सीधे कि सिद्ध कीजिए कि भारत जो है वो नश्वर यानी नष्ट होने वाले राज्यों का अनश्वर यानी बगैर नष्ट होने वाला संघ है। यानी कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें सिद्ध करनी पड़ेंगी? इसमें आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा
कि पहली चीज़ तो भारत एक संघ है। कैसा संघ है? अनश्वर है। अनश्वर का मतलब यह है कि इस संघ को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। भारत का कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है, यही मतलब है। भारत के संघ को तोड़ा नहीं जा सकता है। कल को केरल कहे कि हम मसाले बहुत बढ़िया पैदा करते हैं, हमारे यहाँ बंदरगाह भी है और वास्को डी गामा भी पहले आया था हमारे यहाँ, और हम तो बहुत बड़े अच्छे प्रदेश बन सकते हैं, बहुत बढ़िया देश बन सकते हैं। हमारे जितने जितने बड़े देश जो है वो दुनिया में नाम कमा रहे हैं। तो चलिए हम भारत संघ से अलग हो जाते हैं और अपना एक अलग देश बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। भारत के सभी प्रदेश जो हैं वो यूनियन है। इसीलिए पहले आर्टिकल में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन नहीं कहा गया वहाँ पे, यानी कि उसके कहने के पीछे भी एक लॉजिक है। जब हम पढ़ाएंगे आगे तो आपको आर्टिकल 1 जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि भारत को फेडरेशन नहीं कहा गया है, फेडरल नहीं कहा गया है। हिंदी में तो संघ शब्द ही, हिंदी रूपांतरण जब संविधान का पढ़ोगे तो उसमें संघ शब्द ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि और अच्छा कोई शब्द नहीं मिला। राज्यों का संघ कहा गया। लेकिन इंग्लिश जो वर्जन है, जो मूल है, उसमें यह लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो यूनियन वहाँ पे शब्द जो प्रयोग किया गया है उसका मतलब है कि संघ के किसी भी इकाई को, यानी किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रदेश संघ से अलग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसने संघ को नहीं बनाया है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश बिहार ने मिलकर के भारत का निर्माण किया है, भारत संघ का निर्माण किया है? नहीं, भारत संघ ने उत्तर प्रदेश और बिहार का निर्माण किया है। यहाँ पर मामला ही उल्टा है। अमेरिका के मामले में 13 राज्यों ने मिलकर के अमेरिका का निर्माण किया था। अब तो 50 राज्य हैं वहाँ पे। तो राज्य वहाँ शक्तिशाली हैं। राज्यों ने अमेरिका को शक्तियाँ दी हैं, अमेरिका संघ को, और राज्य चाहें तो जैसा उसको कर सकते थे। परिसंघ पहले उन्होंने बनाया था। यहाँ पर राज्यों ने मिलकर के संघ नहीं बनाया है। संघ ने प्रशासन के दृष्टिकोण से अपने संघ को राज्यों में बांटा है, और वो जब चाहे जैसी सीमाओं को परिवर्तित कर सकता है, कितने भी स्टेट बना सकता है। आप देखो स्टेट की संख्या घटती बढ़ती रहती है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकल गया, झारखंड को बिहार से अलग कर दिया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। तो शुरू से पढ़ोगे कितने नए स्टेट कितने आए और कितने चले गए, और कितने आएंगे कितने चले जाएंगे। लेकिन भारत एक संघ है और हमेशा बना रहेगा। यानी कि भारत संघ क्या है? अनश्वर है, नष्ट नहीं हो सकता है। कोई भी प्रदेश इससे अलग नहीं हो सकता है। लेकिन राज्य क्या है? नश्वर है। आज उत्तर प्रदेश है, कल क्वेश्चन प्रदेश हो सकता है। यहाँ पर 4 प्रदेश हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार मिलकर के एक प्रदेश हो सकता है। यानी कि संघ अपने प्रशासन के दृष्टिकोण से राज्यों का बंटवारा करता है। हालांकि ये इतना सरल नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, लेकिन आशय को समझिए। राज्य क्या है? वो नश्वर है, और संघ क्या है? वो अनश्वर है। और संघ, इसमें 3 चीज़ें आपको साबित करनी पड़ेंगी, और आर्टिकल्स, एग्जाम्पल सब कुछ आपको देने पड़ेंगे कि कब कब राज्य नष्ट किए गए हैं, कब कब राज्य नए बनाए गए हैं। तभी आप साबित करोगे राज्य नश्वर है। और आज तक संघ कभी भी नष्ट नहीं हुआ और ना ही होने का कोई ऐसा प्रोविज़न है। और संघ है ये तो साबित ही कर रहे हैं। तो यही एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, इसी में सब कुछ समाहित हो जाएगा। तो राज्य आपने देख लिया, नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। और प्रावधान देखिए क्या है जो एकात्मकता की तरफ ले जाते हैं। अब हम बात करेंगे राज्यपाल पर। राज्यपाल देखिए, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है, यानी पूरे राज्य की बात कर रहे हैं, पूरा भारत राज्य की बात कर रहे हैं। अक्सर ये बोलचाल में कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसे कह देते हैं भारत राज्य है और फिर कहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य है। तो राज्य तो है ही, सरकार जहाँ होती है तो वो एक राज्य होता है, वही उस राज्य की सरकार होती है। तो भारत को भी आप राज्य कह सकते हो और उत्तर प्रदेश को भी राज्य कह सकते हो, वो संदर्भ अलग अलग हो जाता है। तो राष्ट्रपति आप ऐसे कहिए कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, यानी प्रदेश का प्रमुख होता है, जिसको प्रांत कह सकते हो। कनाडा में प्रांत कहा जाता है उसको, तो हम भी प्रांत कहेंगे क्योंकि हम प्रांतीय मॉडल यानी कनाडाई मॉडल पे हैं। तो यहाँ पर राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो एकात्मकता की तरफ ले जाती है। 6 पॉइंट हो गए थे, 7 पॉइंट पे आइए।
राज्यपाल, जो पहले हमने आपको प्रश्न बताया था वो दिमाग में लाइएगा और वहाँ से आप क्वेश्चन उसको हल कर ले जाएंगे इससे। राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल क्या है, आपको आर्टिकल 155 पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ आर्टिकल से मतलब नहीं है, सिर्फ ऐसे मैंने लिख दिया, आर्टिकल सब बताऊंगा मैं डिटेल में। राज्यपाल जो है वो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख। अच्छा, किसी राज्य का प्रमुख व्यक्ति है राज्यपाल, तो क्या ये राज्य को मजबूत करेगा? आपको लग रहा होगा कि राज्य का प्रमुख व्यक्ति है तो राज्य को शक्तिशाली बनाएगा। नहीं, राज्य को शक्तिशाली नहीं बनाता है, ये राज्य पर अंकुश लगाता है, राज्य को नियंत्रित करता है, सीमित करता है, लिमिटेड करता है, यानी राज्य की शक्तियों को नियंत्रित करता है, कम करता है, ना कि राज्य को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का एजेंट है, वो केंद्र सरकार का मुलाजिम है, केंद्र सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और वो जवाबदेह भी राज्य सरकार के प्रति नहीं है, वो केंद्र के प्रति जवाबदेह है, राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है। ये तो बिल्कुल अभी जो मैंने समझाया था कि आपके घर के कर्मचारी की नियुक्ति मैं करूं तो वो मेरे प्रति जवाबदेह है। तो इस प्रकार से राज्यपाल है तो राज्य का प्रमुख, लेकिन ये राज्य का प्रमुख है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति? अपने देश के राष्ट्रपति। और कहाँ के करते हैं? कमेंट करके बताइए किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन ये है राज्य के प्रमुख, यानी कि राज्य सरकार अपने राज्य के प्रमुख को भी नहीं चुन पा रही है, जबकि राष्ट्रपति तो वहाँ पे चुना गया है और राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये राष्ट्रपति के लिए कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के लिए कार्य करते हैं और राज्य के विधानमंडल पे नियंत्रण रखते हैं। और कभी भी अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहा है, राज्य का विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाने जा रहा है जो संघ के लिए अच्छा नहीं है या कोई भी संविधान के प्रावधान के खिलाफ है, तो फिर उस विधेयक को राज्यपाल अपने अंडर में लेकर के राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए भेज सकते हैं। और राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति जो है उसको एक बार इनकार कर दे, 2 बार इनकार कर दे, यानी उस पर वीटो भी लगाने का अधिकार है। यानी कि राज्यपाल जो है वो राज्य का विधेयक जो है, राज्य विधानमंडल का विधेयक सेंटर में भेज देता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल राज्य की शक्तियों को सीमित करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये किस प्रकार का लक्षण है? किस चीज़ को मजबूत बना रहा है? ये तो एक सरकार को मजबूत बना रहा है, केंद्र सरकार को मजबूत बना रहा है, ना कि राज्य सरकार को। तो ये किस तरह का लक्षण है? एकात्मक लक्षण है। और देखिए, इसमें बहुत सी डिटेल आप पढ़ोगे, सिर्फ यहाँ पे आप रेफरेंस याद रहेगा, तो जब राज्यपाल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा आपको। अगला पॉइंट देखिए क्या चीज़ें हैं, बहुत से लक्षण है, इतने तो उसमें नहीं बताया। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो रोज़ कहते हो कि भारत का संविधान संघात्मक है, संघात्मक है, और संघात्मक में आपने 4 पॉइंट बताए, यहाँ पे 40 पॉइंट बताए दे रहे हो। तो यही तो खूबसूरती अपने संविधान की है कि इसमें आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, यानी कि है तो बाहर से कुछ और, अंदर मामला सब अलग है। तो राज्यपाल के विषय में आपने समझा। और देखिए, एकीकृत निर्वाचन, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, यानी कि निर्वाचन आयोग जो होता है वो केंद्र और राज्य दोनों जगह के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। एक ही बॉडी है ना, वो जो चुनाव आयोग है उसी के अंग होते हैं राज्यों में, वो अलग से नहीं होते हैं, वो उसी से गाइडेड होते हैं और पूरा एक ही सिस्टम है। जैसे न्यायपालिका होती है वैसे ही एकीकृत जो है वो निर्वाचन आयोग है। यहाँ पे निर्वाचन प्रणाली एकीकृत है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, यानी इसका जो प्रमुख होता है निर्वाचन आयोग का, उसकी नियुक्ति केंद्र के हाथों होती है, यानी केंद्र के द्वारा की जाती है, ना कि राज्यों के द्वारा, भले ही वो राज्यों का इलेक्शन भी करवाता है। तो ये भी एकात्मक लक्षण है। दूसरा भी देखिए, इसको भी डिटेल में पढ़ा जाएगा,
सिर्फ आप यहाँ याद रखिए। और देखिए, एकीकृत लेखा जांच प्रणाली, ये भी भारत में ऐसी है। यानी कि आप CAGI, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग इंडिया, ये जो है केंद्र के खातों की भी जांच करते हैं और ये राज्य के खातों की भी जांच करते हैं। लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति क्या राज्य सरकारें करती हैं? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये जांच जो है वो राज्य और केंद्र दोनों के खातों की करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण है, चुनाव में भी केंद्र सरकार का नियंत्रण है, राज्यों पर हर एक प्रकार से नियंत्रण लगाया गया है। बाकी हमने आपको एक पॉइंट पीछे ही बता दिया था कि कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर भी केंद्र को अधिकार मिल जाता है बनाने के लिए कानून। उसमें 5-6 प्रावधान है, वो आपको मैं आगे किसी क्लास में बताऊंगा डिटेल में। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या हम कहें? ये सब दोनों चीज़ें आपने पढ़ ली और निष्कर्ष हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि विद्वान क्या कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सहकारी संघवाद है, कुछ विद्वान कहते हैं अर्ध संघात्मक है, कुछ लोग कहते हैं कि केंद्रीकृत संघ है, यानी केंद्र की तरफ झुका हुआ है। तो भारत की न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? तो 1994 में जो बोम्बई मामला था उसमें जो है स्पष्ट किया है, न्यायपालिका ने कहा है कि भारत का संविधान जो है वो एक संघीय संविधान है जिसमें एक मजबूत केंद्र को बनाया गया है। और इस प्रकार से मजबूत केंद्र का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि जो है हम अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी को, यानी एकता और अखंडता को बनाए रख सकें। तो इस प्रकार से ये साबित हो जाता है कि भारत का जो संविधान है वो आधारी रूप से, यानी बेसिक रूप से एक संघीय संविधान है जो सामान्य परिस्थितियों में एक संघात्मक लक्षण प्रदर्शित करता है, एक संघात्मक सरकार की व्यवस्था करता है और संघात्मक प्रणाली से देश का शासन चलता है। लेकिन हमारे देश में अगर कोई आपातकाल की परिस्थिति आती है या फिर कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहां पर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमको एक मजबूत केंद्र सरकार की ज़रूरत है ताकि डिसीजन अच्छे से लिया जा सके, ताकि जो देश हित में निर्णय हैं, ताकि विदेश के साथ जो हमारे संबंध हैं वो अच्छे बने रहें। तो इन परिस्थितियों में एक सरकार निर्णय ले सके, इसलिए हम विशेष परिस्थितियों में अपने संविधान को एकात्मक की तरफ ले जाते हैं और उसके लिए संविधान में स्पष्ट और लिखित निर्देश हैं। केंद्र सरकार मनमाने तरीके से एकात्मक की तरफ नहीं जा सकती है। संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर एक नियंत्रित दायरे में रहते हुए एकात्मक लक्षणों को भी संविधान में लागू किया गया है जो कि देश हित में है, देश को एक अच्छे मार्ग पे ले जाते हैं। तो इस प्रकार से फाइनल ये निकलता है कि भारत का संविधान कुछ विशेष लक्षण रखने वाला संविधान है जिसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार के लक्षण हैं और वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से अपना स्वरूप बदल सकता है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।